ये कहानी है जादुई झोपड़ी वाले महल की। एक समय की बात थी। एक छोटा सा गांव था। वहाँ घनश्याम अपनी पत्नी शर्मिला और बेटा प्रवीण के साथ रहता था। प्रवीण घनश्याम के पहले पत्नी का बेटा था। प्रवीण के पैदा होते ही पहली पत्नी चल बसी। इसलिए घनश्याम ने प्रवीण के पालन पोषण के लिए शर्मिला से दूसरी शादी की थी। वो तीनों एक साथ खुशी खुशी रहते थे। तभी एक दिन शर्मिला चकरा कर नीचे गिर गई। डॉक्टर के पास जाने से उन्हें पता चला कि शर्मिला माँ बनने वाली थी। शर्मिला माँ बनने वाली है, ये खुशखबरी सुनकर घर में सब लोग बहुत खुश थे। फिर 9 महीने बाद शर्मिला ने एक बेटे को जन्म दिया। शर्मिला को बेटा हुआ था, फिर भी वो प्रवीण से बहुत प्यार करती थी। उसने दोनों बच्चों में कभी भेदभाव नहीं किया था। एक दिन शर्मिला की बूढ़ी माँ उसके घर अपने पोते से मिलने आती है। ओले मेरा प्यारा बच्चा, कितना प्यारा है और दिखता भी कितना सुंदर है। किसी की नजर ना लगे मेरे बच्चे को। हाँ माँ, बहुत ही प्यारा है मेरा बच्चा। पता है माँ, प्रवीण बहुत अच्छे से संभालता है खुश को। बहुत प्यार करता है वो अपने छोटे भाई से। अरे अरे शर्मिला, ये तू क्या कह रही है? उस प्रवीण को ज्यादा सिर पर मत बिठा। ये मत भूल कि तेरा सगा बेटा खुश है। वो तो तेरे सौतन का बेटा है। उसे ज्यादा प्यार दुलार देगी तो तेरा पति बड़ा बेटा होने के नाते सारी जायदाद उसके नाम करवा देगा। और तेरे बच्चे को क्या, उसे तो बचा कुचा छोटा सा दे देगा। क्या तू चाहती है कि तेरा बच्चा ऐसे किसी से मांगकर अपना जीवन बिताए? तुझे इस प्रवीण नाम के कांटे को अभी बाहर निकल के फेंकना होगा। अपनी माँ की बात शर्मिला के मन में घर कर जाती है। उसे अपने माँ की बात सच लगने लगी। एक दिन प्रवीण और कुश स्कूल जाने के लिए तैयार होकर खड़े थे। कुश बेटा, स्कूल जाना है ना तुझे? भूख लगी होगी। ये ले, ये सारा दूध फटाफट से पी ले। माँ, मुझे भूख लगी है। थोड़ा दूध होगा तो मुझे भी दे दो। प्रवीण, तुझे कितनी बार कहा है ऐसे मेरे बच्चे के खाने पर ध्यान न दिया कर। नजर लग जाती है बेचारे को। और वैसे भी दूध खत्म हो गया है। मेरी माँ ना सच कहती है, तेरा मेरे बच्चे के सभी चीजों पे ध्यान रहता है। शर्मिला की ये बात सुनकर प्रवीण को बहुत बुरा लगा। शर्मिला अब अपने दोनों बेटों में भेदभाव करने लगी थी। उसने प्रवीण को सरकारी स्कूल में पढ़ने को डाला और अपने लाडले कुश को शहर के बड़े से स्कूल में पढ़ने के लिए डाला। कुश अपने अमीर दोस्तों को पैसे खर्चा करते देख वो भी शर्मिला से पैसे मांगता। माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मेरे सारे दोस्त शॉपिंग के लिए जाने वाले हैं। अच्छा, शॉपिंग के लिए? रुक जा, देती हूँ, पर पिताजी को बताना मत। और शर्मिला ने भी कुश की आदत बिगड़ी थी। वो चुपके से उसे पैसे देती थी। ऐसे ही समय बीता। दोनों बच्चे बड़े हो गए। प्रवीण को 10वीं तक ही पढ़ाया था, इसलिए वो खेत में काम करता था। और कुश अच्छा पढ़ा लिखा था। काम का कुछ पता नहीं था, पर शर्मिला को अपने बेटे का कुछ नजर ही नहीं आता था। बस लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया था उसको। कुछ दिनों में माँ बाप ने प्रवीण की शादी गांव की एक गरीब लड़की सीता से करवा दी और कुश तो अपने पसंद के अमीर लड़की से शादी करके आया था। शर्मिला अपनी बहू आकृति से कुछ भी काम नहीं करवाती थी। सारा काम सीता से ही करवाती। बस अपने बहू को यहाँ वहाँ घुमाने ले जाती थी। सीता, मैं और मेरी लाडली बहू बाहर जा रहे हैं घूमने। हम आते हैं तब तक तुम खाना बना के रखना। आते ही खाना खाने बैठ जाएंगे हम दोनों। और जरा अच्छा कुछ मीठा सा बना दे मेरी लाडली बहू को। ठीक है माँ जी, पर आकृति के काम में जरा मदद हो जाती तो अच्छा होता। क्या तुझे काम में मदद करे इसलिए इसे ब्याह कर लाया है मेरा लाडला? चुपचाप सारा काम कर। थोड़ा ज्यादा काम करने को बोलो तो आलस आ जाता है महारानी को। चल बेटा। कुश की पत्नी आकृति बहुत ही चंड थी। उसे तो अच्छा ही था, सास को पूरा अपने तरफ करके रखा था उसने। काम काज कुछ करती नहीं थी, मस्त महारानी की तरह यहाँ वहाँ घूमती रहती थी। धीरे धीरे शर्मिला, कुश और उसकी पत्नी आकृति ने घनश्याम को प्रवीण और सीता के खिलाफ कर दिया। वो बार बार घनश्याम को उन दोनों के खिलाफ कान भरते गए। उस वजह से एक दिन घनश्याम ने प्रवीण और उसकी पत्नी सीता को घर से बाहर निकल दिया। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। बस अब तुम दोनों यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकते। जंगल में हमारी पुश्तैनी झोपड़ी है, तुम दोनों वही चले जाओ। उस झोपड़ी के अलावा
मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, समझे तुम दोनों? पर पिताजी, हमने किया क्या है कि आप हमें घर से बाहर निकाल रहे हो? तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। पर पिताजी, सुना नहीं तुम दोनों ने इन्होंने क्या कहा? चलो जाओ यहाँ से, चलो निकलो। बेचारा प्रवीण अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला गया। कुछ समय में प्रवीण के पीछे पीछे उसके पिताजी आए। क्या हुआ पिताजी? आप हमारे पीछे क्यों आए हो? मुझे माफ कर दो बच्चों। अगर मैं तुम दोनों को वहां से जाने के लिए नहीं कहता तो बचपन में तुम्हारी सौतेली माँ ने जो बुरा बर्ताव किया है तुम्हारे साथ, वो सब सीता बेटी को भी सहना पड़ता। अब तुम दोनों खुशी खुशी उस झोपड़ी में रह सकते हो। तुम्हारी माँ को भी मैं वही ब्याह कर लेके आया था। उस घर में हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। जाओ खुशी खुशी अपनी जिंदगी शुरू करो बच्चों। पिता का आशीर्वाद लेकर प्रवीण और सीता वहां से चले गए। चलते चलते वो दोनों थक जाते हैं। शाम भी हो गई थी। फिर थोड़ा आगे चलते चलते उन्हें जंगल के बीचों बीच एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। क्या यही है वो पुश्तैनी घर जिस बारे में ससुर जी बात कर रहे थे? पता नहीं, पर और कोई झोपड़ी दिखाई भी तो नहीं दे रही। मतलब यही होगी। ठीक है, चलो अंदर जाते हैं। वो अंदर चले तो जाते हैं, पर अंदर जाकर प्रवीण को बहुत गुस्सा आता है कि इतनी जायदाद होते हुए भी पिता ने उसे जायदाद में एक पुरानी झोपड़ी दी थी। देखो ना, कैसा घर है ये। कहाँ हम सुख सुविधा में रहते थे और अब कहाँ आ गए। सीता, मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से तुम्हें भी यही इस झोपड़ी में रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं, यहाँ उस घर की तरह सुख सुविधा जरूर नहीं है, पर यहाँ हमारे पूर्वजों और माँ का आशीर्वाद है। देखना, उनके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस सब्र रखो। फिर वो दोनों उस झोपड़ी को रहने लायक बना देते हैं। साफ सफाई करके वहाँ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अगले दिन उन दोनों को बहुत भूख लगी थी, पर घर में कुछ खाना ही नहीं था। बहुत भूख लगी है, घर में तो राशन है नहीं, तो हम क्या खाएंगे? हाँ, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। चलो जाके बाहर देखते हैं, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। खाने को कुछ नहीं था, इसलिए वो दोनों जंगल में ही कुछ खाने को ढूंढने गए। कुछ फल लेकर वो दोनों वापस झोपड़ी में लौटे। तो अंदर जाके देखते हैं तो क्या, अंदर का तो पूरा नजारा ही बदला हुआ था। और वो देखकर वो दोनों दंग रह जाते हैं। अरे, हम क्या गलत जगह आ गए क्या? नहीं जी, हम तो झोपड़ी में ही घुसे थे। ये झोपड़ी अंदर से ऐसे महल जैसी कैसे बन गई? लेकिन ये चमत्कार कैसे हुआ? तभी वहाँ एक आवाज आई और उन दोनों के सामने प्रवीण की माँ आ गई। बच्चों, ये तुम्हारे पूर्वजों का और माँ का आशीर्वाद है। प्रवीण, मेरे बच्चे, तूने अपने पिता की बात मानकर यहाँ आना स्वीकारा, इसलिए तुम पर तुम्हारे सभी पूर्वजों का आशीर्वाद बरसा है। ये धन दौलत कभी खत्म नहीं होगी। आज से तुम दोनों को किसी चीज की कमी नहीं होगी। खुश रहो बच्चों, सदा सुखी रहो। माँ, मेरी माँ, आप। इतना कहते ही प्रवीण की माँ की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। देखो सीता, हमें हमारी माँ और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद मिला है। हाँ, मैंने बोला था ना, हमारी माँ का आशीर्वाद सदा हमारे साथ है। हाँ, तुम ठीक थी सीता। मेरी माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया है। अब प्रवीण और सीता के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उन पैसों से उन्होंने अपनी माँ के नाम पर वृद्धाश्रम बना दिया, जहाँ बेसहारा बूढ़ों को पनाह मिली, और अपने लिए भी एक घर बना लिया। और खुशी खुशी वो दोनों वहाँ रहने लगी। सब अच्छे से चल रहा था। तभी एक दिन प्रवीण को वृद्धाश्रम से फोन आया। नमस्ते सर, आज हमारे वृद्धाश्रम में एक जोड़ा आया है और वो दोनों बहुत दुखी लग रहे हैं और कुछ खा पी नहीं रहे। एक बार आप यहाँ आ जाते तो अच्छा होता सर। ठीक है ऋचा, कुछ ही समय में वहाँ पहुँचता हूँ। प्रवीण और सीता वृद्धाश्रम के लिए निकल पड़े। वृद्धाश्रम जाने के बाद वो देखते हैं तो वो जोड़ा कोई और नहीं, उसके माता पिता थे। माँ, पिताजी, आप यहाँ कैसे? बेटा, ये सब हमारे कर्मों का फल है बेटा। क्या बताओ बेटा, जिस दिन हमने तुम्हें घर से निकाला उसके 3 दिन बाद ही आकृति और खुश ने हमसे धोखे से सारी जायदाद अपने नाम करवा ली और हमें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। जिसे मैंने अपना खून समझकर बड़े लाड़ प्यार से पाला, उसने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। ऐसा कहकर
शर्मिला जोर जोर से रोने लगी। माँ, आप रो मत, शांत हो जाओ। माफी मत मांगो माँ, और आप दोनों अकेले नहीं है। आपका ये बेटा है ना। आप मेरे घर चलो, वहाँ आपको कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं देगा। अब घनश्याम और शर्मिला प्रवीण के साथ ही खुशी खुशी रहने लगी। ये सब जादुई झोपड़ी की वजह से हुआ था, जो प्रवीण को अपने माँ ने आशीर्वाद स्वरूप दिया था।